कि आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चाहे युवा हो, महिलाएं हो, नौजवान हो या गरीब तबका हो, भाजपा के आतंक से लोग परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश तो खास करके परेशान है, न केवल भाजपा के आतंक से बल्कि इनके जो सहयोगी साड़ हैं, आवारा पशुओं से भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और अभी इन लोगों ने करीब 99 की संख्या में गुंडों को टिकट दिया है कि सोचिए, गुंडे जो है विधानसभा में चुनकर आने वाले हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना पड़ेगा कि हमें जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, जो उन्नाव में हुआ, वो फिर से रिपीट करना है क्या अपने प्रदेश में। जिस तरीके से इलाहाबाद के छात्रों, नौजवानों को लाठी से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया, उसने पूरे जिस्म को जख्मी कर दिया गया, नौकरी मांग रहे युवाओं का सर फोड़ दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाहपुर, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, एलनगंज की बस्तियों में घुस घुस करके, कमरे से निकाल करके बंदूक से, बट से पीटा गया, दरवाजे तोड़े गए, लोगों के प्राइवेट स्पेस में घुस करके मारा गया। ये क्या दिखाता? ये है भाजपा का आतंक, ये है भाजपा की गुंडागर्दी, ये है योगी आदित्यनाथ का आतंक, जिससे पूरा प्रदेश आज परेशान है। इसलिए अगर देश में, प्रदेश में अमन चैन चाहिए, भाईचारा चाहिए, खुशहाली चाहिए, विकास चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो इनसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। और इस बार की जनता यह मन बना ली है कि हर तरीके से जुल्म जाति जो बढ़ी है पूरे देश और प्रदेश लेवल पे, उसका एकमात्र जिम्मेदार इस देश की फांसीवादी भाजपा ताकतें हैं, और जिसको इस बार हम लोग नेस्त नाबूद करेंगे। और 403 सीटों पे इन्हें कड़ी जो है टक्कर देने जा रहे हैं हम लोग। और समाजवादी इस बार मिल करके, जनता के साथ मिल करके और जनता के मंसूबों पे खरा उतरते हुए हम लोग इनको हटाएंगे, ताकि भय मुक्त, गुंडा मुक्त, आतंक मुक्त, ठोको नीति मुक्त जो है प्रदेश बना सके हम। जी बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में जाटों पर फोकस कर रही है बीजेपी, चाहे वो अमित शाह हो, अभी जाट कई नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुलाया था, जाट नेताओं की मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक प्रकार से किसान आंदोलन है, उसने कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक बीजेपी की पकड़ थी, उसको कहीं ना कहीं खिसका दी है? क्या लगता है आपको? देखिए, उसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ में कहावत है, रंगा सियार। रंगा सियार जो है इसी तरह से होते हैं। ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद के चादर में ये घनघोर जातिवादी ताकतें हैं। ये जाट को फोकस करने से क्या आशा है? जाट से फोकस करने का मतलब है आप जातियों को पकड़ करके, जातियों को एक दूसरे से लड़ा करके, जातियों में वैमनस्य क्रिएट कर रहे हैं, जातियों को दंगा के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जातियों को दिखा रहे हैं कि दंगा कैसे कराना है। और जाट समुदाय इस बार इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और जहां जहां ये कैंपेन करने जा रहे हैं, लोग जूता लेकर के इनको मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, लोग दरवाजे पे लिख दे रहे हैं कि भाजपा के लोग हमारे दरवाजे पे नहीं आए, नहीं उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये अंजाम भुगत रहे हैं। भाजपा के नेता पनही पनही मारे जा रहे हैं, और कई वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया लोग इनको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया, आप जैसे लोगों के चैनलों के माध्यम से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि भाजपा के लोग लगातार जुतियाए जा रहे हैं, और जाट समाज इसमें सबसे प्रमुखता से जूता मारने में आया है। तो ये जो जाट जाट कर रहे हैं, अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो खुल करके गलियों में थूक लगा करके पर्चा बांट रहे हैं, और चुनाव आयोग मौक बना हुआ है और सारा चीज देख रहा है। इनके भीड़ से, इनके टोले मोहल्ले में जा करके भीड़ इकट्ठा करने से कोरोना नहीं फैल रहा है। वहीं विपक्ष के जितनी भी राजनीतिक दल हैं, और खास करके समाजवादी पार्टी के नेता, कहीं भी 10 लोग 5 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, उनको जो है धरपकड़ की जा रही है, उन पर पहरेबंदी की जा रही है, उन पर घेराबंदी की जा रही है। तो ये सीधा सीधा एक बायसनेस भी है, और एक तरीके से जाटों का जो प्रतिकार भाजपाइयों को मिल रहा है जूता के माध्यम से, इसलिए ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं
जहां जा रहे हैं इन्हें जूता मिल रहा है, इसलिए जाटों के चरण छू रहे हैं। अमित शाह स्वयं जाकर के घर के अंदर कोठरी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको गालियां दे रहे हैं, इनके आतंक से परेशान है। 700 करीब जो है किसानों की शहादत हुई है, उनके लिए कीलें बिछाई गई हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, आंसू के गोले दागे गए हैं, और आज के दिन जामिया के छात्रों पर गोले दागे गए, गोलियां चलाई गई। ये दिन हम लोग भूले नहीं हैं, न किसान भूला है, न नौजवान भूला है, न महिलाएं भूली हैं। किस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में उनके अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से सरेआम गोरखपुर में एक बेटी को उठा लिया जाता है। इधर स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि रात को बेटियां घूम सकती हैं, उसी रात जो है बेटियों का अपहरण हो जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। इसलिए ये जो जाटों के पीछे पड़े हैं, ये बहुत चिरौरी विनती कर रहे हैं, लेकिन इनको जूता बराबर मिल रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। देखिए, इस देश में जो पढ़ा लिखा तबका रहा है, वो खास करके मीडिया में जो एक खास वर्ग के लोगों के का ही वहां वर्चस्व रहा है। ये वहां के गलियारे से प्लांटेड डिबेट है, और ये डिबेट को जो है सोशल साइंस में रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं। यानी कि किसी चीज को रिड्यूस करके उसके एकदम उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया गया, जिसके बारे में आज हमारे जो साथी रहे रोहित वेमुला, उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया कि आपकी पूरी पहचान को आपकी आइडेंटिटी तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। यही बात समाजवादी पार्टी के साथ भी लागू होती है, यही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक भी लागू होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यही कांग्रेस का वैचारिक वर्ग, कांग्रेस का बुद्धिजीवी आज तक संविधान निर्माता तक सिर्फ सीमित रखा है। और उनके टेक्स्ट में भी, उनके रिजीम के जितने टेक्स्ट उठा लीजिए, आप किताबों में उठा के लीजिए, पूरी शिक्षा साथ उठा के देख लीजिए, सिलेबस उठा के देख लीजिए, उनकी जो पूरी नायकों की पढ़ाने की परंपरा रही, उसमें अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता की भूमिका में नजर आते हैं। ये हम लोग बचपन से कांग्रेस के रिजीम में जितनी भी किताबें और एनसीईआरटी की तय हुई हैं, उसमें यही है। तो इसको कहते हैं रिड्यूक्शन थ्योरी। उसी तरह समाजवादी पार्टी को भी रिड्यूस किया जाता। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबसे पहला काम जाति जनगणना कराएंगे, और बीबीसी में भी इसका उन्होंने बाकायदे बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। और जाति जनगणना कराने के बाद जिन जातियों की जो संख्या, एक्चुअल संख्या पता चलेगी, और जो एकेडमिया आज भी कंफ्यूज है, भारत के जो सामाजिक वर्ग है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें किस जातियों की कितनी संख्या है, इसका कोई हमारे पास डाटा नहीं है। मंडल कमीशन में साफ जिक्र है कि जब तक हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा, हम कोई भी सामाजिक पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। हर वर्ग को ऊपर ले जाने के लिए, उनके लिए वेलफेयर के लिए सही नीति नहीं बना सकते हैं। मंडल कमीशन में भी इसका जिक्र है। तो जाति जनगणना कितना अहम सवाल है, जिससे लगातार कांग्रेस बचती रही है। लगातार 2011 में फिर से इसको मुद्दा बनाया समाजवादियों ने, कांग्रेस फिर वहां गोल कर गई जो है प्रणब मुखर्जी के चक्कर में। और उसके बाद पी चिदम्बरम ने भी इस पर अपना जो है इसके खिलाफ ही बयान दिया है। तो जाति जनगणना जो है कांग्रेस के लिए भी गले की हड्डी है, और ये नहीं चाहते हैं कि जातियों की संख्या पता चले, ताकि हर वर्ग के लोगों को उचित भागीदारी हो। अब सवाल है कि जो अखिलेश यादव का मॉडल है, माननीय अखिलेश यादव का, कि भाई हम आबादी के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और इसका फार्मूला जो है बाकायदे तैयार हो रहा है। और इसके अलावा लैपटॉप वितरण की योजना में आप बता दीजिए कि जो है माई समीकरण क्या देखा गया है। हर वर्ग को लैपटॉप वितरण किया गया है। 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, उसके संकल्प में है। ये 22 लाख रोजगार किसको मिलने जा रहा है, इसमें कहा जो है माई समीकरण है, इसको कहते हैं रिडक्शन थ्योरी। ये बेसिकली ये आता है, मैं कहना उचित नहीं समझूंगा कि ये एक तरीके से, इसको अगर हम और कहें तो प्री ऑक्यूपेशन ऑफ माइंड बोलते हैं इसको, कि यानी आपका मस्तिष्क का डिजाइन ही ऐसा होता है कि आप जो है इसके परे देख ही नहीं सकते। जो मीडिया, जो अपर जो इलिट क्लास है जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं, वो इलिट क्लास का ही तो जिक्र है, जिसमें माई समीकरण वहीं से आया है। और ये माई समीकरण का पूरा डिस्कोर्स 2017 में आरएसएस और बीजेपी लेके आई है। अगर उसके नक्शे कदम पर अगर कांग्रेस चलना चाहती है तो उसको ये गति मुबारक हो। तीसरी बात कि भाई पुरानी पेंशन 2005 से लेकर के लगातार हजारों लाखों कर्मचारी आज
सड़क पर हैं, इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने उनकी आवाज को सुनी और इस बार जो है उत्तर प्रदेश के जो है सरकारी कर्मचारियों का एक उम्मीद बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी है, जो पुरानी पेंशन बहाली के माध्यम से उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। एक तरफ 22 लाख एक्टिव सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं, इसके अलावा सरकारी संस्थानों में जो खाली पद पड़े हैं, जो सैंक्शन पोस्ट हैं, उनको उनकी फिर से भरी जाएगी। दूसरी तरफ उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहाली की जा रही है। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा, ये समाजवादी मॉडल है जिसको इस बार समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव प्रपोज कर रहे हैं, हर जगह रख रहे हैं और फ्रंट पे बोल भी रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय के सवाल आज व्यापक हुआ है। आज कांग्रेस को भी जो मंडल कमीशन के खिलाफ एक एक घंटे भाषण देती थी, उसको भी सामाजिक न्याय बोलना पड़ रहा है। ये समाजवादियों की जीत है, ये मंडलवादी ताकतों की जीत है, जिसपे कांग्रेस बीजेपी सब बोल रहे हैं। तो ये समाजवादियों का मिशन अब बहुत बड़े स्तर पर जाएगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 तारीख को समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और सामाजिक न्याय की जितने भी मुद्दे हैं, अभी माननीय अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में बोला कि मंडल कमीशन की सिफारिशों से बिना छेड़छाड़ किए उसमें जितना न्याय की बात की गई है, उस न्याय पर हम खरे उतरेंगे और न्याय को लागू करेंगे। इसके हिसाब से जिस तरीके से हमने किसानों की बात सुनी है, उनको मुफ्त सिंचाई, जो खेती बाड़ी का जो फसल जो लहलहाती है, उसमें सिंचाई का बड़ा अहम रोल है। अगर सिंचाई ही नहीं दी जाएगी तो फसल मुरझा जाएगी और फसल मुरझा जाएगी तो किसानों की मुस्कान भी मुरझा जाएगी। इसलिए उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जो समाजवादी पार्टी का वादा है। इसके अलावा जो 300 यूनिट बिजली फ्री, जो गरीब गुरबा है, जो 2 वाट जो अपना बल्ब 3 वाट 4 बल्ब जला करके अपने घरों में रहते हैं, उनके लिए बिजली का बिल एक बर्डन न बन जाए, एक फंदा न बन जाए। जो बिजली कर्मचारी उनको जाकर उनको हड़काएं नहीं, धमकाएं नहीं, उनको तलब न करें। इसलिए उनको इस परेशानी से, बिजली की चिंता, बिल की चिंता से मुक्त करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री का यह संकल्प समाजवादी पार्टी लाई है। इसके अलावा महिलाओं की जो बात की जा रही है, आप बता दीजिए 18,000 प्रतिवर्ष महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन दिया जा रहा है, वो योजना किस मुस्लिम जो है माई समीकरण के तहत आता है। तो ये जो सोच है, ये कहीं न कहीं ये बहुत ही संकीर्ण सोच है और ये बेबुनियाद अपर इलिट क्लास का बुना हुआ जाल है, जो समाजवाद को सामाजिक। मुलायम सिंह जी, जो 10 मार्च को आप सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें प्रियंका जी ने भी बोला है और विनयशील भी बोल रहे हैं, ये भी तो आपके साथ में सरकार में शामिल हो रहे हैं। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं कंप्लीट करता हूँ अपनी बात भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस अगर मिल करके आना चाह रही है तो उसको अपनी नीयत भी साफ करनी पड़ेगी कि इस जो एंटी भाजपा जो मुहिम है, जो जिसका सबसे पहरेदार और सबसे जो अगुवा पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। अगर उसके इस मिशन को, भाजपा हटाओ मिशन में अगर वो सहयोगी बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें टांग अड़ाने का काम करेंगे, और ये आने वाले दिनों में तमाम जो राजनीतिक विशारद हैं, जो विद्वान हैं, वो अलग अलग तरीके से महसूस भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कह तो रही है कांग्रेस पार्टी की हम जो है हमारे मिल करके सरकार बनेंगे, हमारे जरिए सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा ना हो जाए जो हमारे यहाँ कहावत है कि न खेलब न खेले देव, खाली खेलवे बिगाड़ब। ये कहीं लंगी न मारने का काम करें। इससे हमें लगता है कांग्रेस के जिम्मेदार आला कमान को समझना चाहिए, खास करके विनयशील भाई लोगों को समझना चाहिए कि हमारे किसी, देखिए ओवैसी जी की जो पूरी तकरीर है वो भरसाई में लावा भूंजने जैसा है। जैसे भरसाई में आप मक्का डालिए, भड़बड़ 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 इतना फूल जाता है, वैसी हैं। उसमें वो आ करके जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लावा की तरह भड़बड़वाते हैं और कुछ नहीं है उनका। बेसिकली जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी कह रहे हैं वो यही बात है कि भागीदारी का जहां तक सवाल है, भागीदारी तो समाजवादी पार्टी दे ही रही है। और आज तक समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, उत्तर भारत की जो समाजवादी पार्टियां हैं, मुस्लिम भागीदारी को तो सबसे पहले नंबर पर रखी रही और उससे जीत कर आने वाले विधायक हमेशा जो है अपने हक के लिए, हुकूक के लिए, अपने वर्ग के लिए बात उठाते रहे, लड़ते रहे। अब ओवैसी का दर्द ये है कि ये जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के हैं, ये असली मुसलमान नहीं, असली मुसलमान हैदराबाद में पाए जाते।
इसलिए हैदराबाद के जो मुसलमान हैं, जो निजामत की परंपरा से आते हैं, वहां के मुसलमान असली हैं। बाकी सब दरी बिछाने वाले हैं, बाकी सब जुम्मन हैं, बाकी सब जो वैसी का वोट नहीं देते हैं और समाजवादी पार्टी के दलाल। ये मुसलमानों को लगातार गाली दे रहे हैं। जो इनको वोट नहीं करता, इनकी पार्टी को वोट नहीं करता, वो दलाल हो जाता है। वो कांग्रेस को वोट कर दे तब भी दलाल हो जाता है, समाजवादी पार्टी को वोट कर दे तो दरी बिछाने वाला हो जाता है। और पहले तो ये सीधे सीधे मुसलमानों की जो बड़ी संख्यक आबादी है उसको सीधे सीधे गाली देते थे, लेकिन अब इनका तेवर, सामंती तेवर बदला है। अब कम से कम ये मुसलमानों के नाम पे बात करते हैं, लेकिन चूंकि इनका सिर्फ दर्द यह है कि मजलिस के जो है क्यों नहीं एंट्री कर पा रही उत्तर प्रदेश में, सारा इनके दिल का जो दर्द यही है। मजलिस जीत जाए, बाकी मुसलमान जिस अवस्था में इसको कोई लेना देना नहीं। ये बिहार में अपना खुराफात करने के बाद दोबारा बिहार लौट के गए नहीं है। बिहार में मुसलमान किस हालत में, इनको कोई लेना देना नहीं है। वहां मुसलमानों के साथ लगातार उनके रोजी रोटी और दिन रात उनके सवालों के साथ आरजेडी खड़ी है। आरजेडी के नेता हैं, जो आरजेडी के मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, किसी कम्युनिटी के जो नेता हैं, वो लगातार उनके साथ, उनका लगातार रोज दिन का रोजमर्रे का रास्ता है। ये आते हैं और मुसलमानों, मैंने कहा जिस तरह पॉपकॉर्न भूनते हैं, भड़भड़वाते हैं और फिर निकल जाते हैं। जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर मुलायम सिंह से लूंगा। वो कुछ क्या, मुलायम बोलिए। हाँ, ये आपने लाल टोपी वाला बहुत अच्छा सा जिक्र उठा दिया है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, जो परिवेश में देख रहे हैं कि लाल टोपी देख करके दो वर्ग तो खासा भड़क रहा है। एक, लाल टोपी वाले घर घर जा करके लोगों से जुड़ रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, तो जो सड़कों पे सांड हैं वो भी भाग रहे हैं। और दूसरा, भाजपा के लोग भी लाल टोपी देख करके भड़क रहे हैं। तो दोनों को जो है काफी चिंता और इलाज समाजवादियों ने खोज लिया है। और सरकार बनते इस सांडों, आवारा पशुओं का भी प्रॉपर इलाज किया जाएगा और भाजपाइयों का तो इलाज बाकायदे किया ही जाएगा। इसकी पूरी निष्ठा हम लोग जो है मन में। दूसरा सवाल जो महेंद्र जी से एकदम जुड़ा हुआ, उन्होंने सही एक बात मैं उनसे बस ऐड करना चाहता हूं कि इन पिछले 5-7 सालों में भाजपा ने जो कास्टिस्ट कम्युनल जहर पैदा किया है समाज में, देश के अंदर, वो कास्टिस्ट कम्युनल जहर इस तरीके से समाज के स्वास्थ्य में इन्फेक्ट हो गया है। समाज का स्वास्थ्य में कहना कि वो हर वर्ग का जो मानसिक जो खाका है, जो उसका स्वास्थ्य है, उसके वैचारिकी में इस तरीके से जहर घुस गया है कि कहीं न कहीं लोगों को आज जो सेकुलर आवाज है, जो भाईचारा, अमन पसंद और बंधुता की जो वैल्यू है, जो मूल्य हैं, उसमें काफी गिरावट आई है। तो वो भारत को एकजुट बनाए रखने में, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, खास करके इसके सेकुलरिज्म के फैब्रिक को बनाए रखने में समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम लोग जो है निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जहां तक बसपा का है, जाहिर सी बात है बसपा का जो वोटिंग पैटर्न है उसको हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और समाजवादियों के लिए बड़ा चैलेंज भी है कि हम कैसे उन वोटरों को भी अपने साथ जो है प्रेम से और भागीदारी के माध्यम से, सम्मान और न्याय के माध्यम से उनके भी इंस्पिरेशन को, उनके भी मूल्यों को, आकांक्षाओं को जोड़ पाएं, ताकि हम उनके डिवीजन को कम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार को सुगमता से बनने में, उसकी